अंता विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव का घमासान, कल अंता में होनी है वोटिंग। आज मतदान दल निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना होंगे। विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं 268 पोलिंग बूथ और मतदान दलों को राजकीय पीजी में दिया जाएगा अंतिम प्रशिक्षण। मतदान सामग्री प्राप्त करके पुलिस बल, वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर रवाना होंगे। तो देखिए, कल जो है अंता में वोट डाले जाने हैं और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल जो है वो रवाना होंगे। मतदान दलों को राजकीय पीजी में अंतिम प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान सामग्री प्राप्त करके पुलिस बल, वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर रवाना होंगे और इसके बाद देखिए, कल जो है वोटिंग होनी है। सभी मतदाता कल अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे, जिसके लिए तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया, पूरी ताकत झोंक दी। अब कल जनता की बारी है। जनता अपना मतदान करेगी, मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और देखिए किसको ताज पहनाएगी जीत का, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज जो है लगातार डेरा जमाए हुए थे अंता में और जीत के लिए भरपूर प्रचार प्रसार किया, अपनी पूरी ताकत झोंकी, पुरजोर कोशिश की सभी ने। अब जनता की बारी है कल। जनता किसको वोट देती है, जनता किसको अपना समर्थन देती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। इस पर जरूर सभी की नजरें टिकी होंगी, नजरें जनता की भी होंगी कि जनता आखिरकार किसे जो है किसके वादों पर भरोसा करती है और प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उन्हें भी इंतजार होगा कि आखिरकार जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। फिलहाल इसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। कल जो है जनता अपना वोट डालेगी, मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए कल अब जनता की बारी है। प्रचार प्रसार का शोर थम गया, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन अब कल जनता का दिन है और फिलहाल अगर अंता विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो क्या हलचल वहां पर है? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि जो लगातार प्रचार का जोर था वो थम गया है। अब केवल प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर, घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। ताकि कोई किस तरह का लाउड स्पीकर यूज नहीं करेंगे, रैलियां नहीं निकालेंगे, कोई रोड शो नहीं होंगे। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा है, अब जनता का इंतजार है, जनता की बारी का इंतजार है, जनता क्या फैसला करती है और उस पर कल जब मतदान होगा तब उस पर भी मोहर लग जाएगी और उसके बाद रिजल्ट के दिन ये पता लग जाएगा कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन जैसा कि मैं लगातार सच के दर्शकों से जब भी हम रूबरू हुए, हमने एक बात कही है कि ये चुनाव बेहद ही रोचक मोड़ पर आ गया है चुनाव। क्योंकि एक और सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, तो वही विपक्ष ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, साथ ही निर्दलीय भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ एक एक वोट की कीमत तो बढ़ी गई है। साथ ही जिस तरह प्रचार का देखा, तो हमने तमाम लोगों से यह बातें की, उनको यही कहना था कि साहब ऐसा हमने तो चुनाव देखा नहीं। यानी कि ये उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव में भी ऐसी तस्वीर कमोबेश देखने को नहीं मिलती। आपने भी देखा हुआ कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के यहाँ जमावड़े रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, रोड शो रहे, सरकार सत्तारूढ़ पार्टी के दो रोड शो रहे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उनमें शामिल रहे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रही। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि चुनाव बेहद रोचक मोड़ पर है, ताकत पूरी झोंक दी गई है और अब कल मतदान होगा और उसके बाद ये तय हो जाएगी कि जीत किसके सिर बनेगा। सर, इसके साथ एक बात और, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है इसको शांतिपूर्ण संपर्क कराना। ऐसे में सभी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र की सीमा को लगभग सील कर दिया गया। मेरा मतलब है कि कोई भी वाहन अगर जा रहा है, आ रहा है, तो उसकी चेकिंग की जा रही है। लगातार अवांछित लोगों की धरपकड़ का दौर जारी है। ऐसे में प्रशासन का यही दावा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, निर्भय होकर मतदान करें और हम भी ये अपील करते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र और मजबूत और सशक्त बने। बिल्कुल लाल सिंह जी, यहाँ पर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, आप नजर भी बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स भी हम आपसे लगातार ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा, तमाम दिग्गज वहां पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? बीजेपी और कांग्रेस या फिर त्रिकोणीय मुकाबला ही है? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ इस चुनाव को लेकर कि मुकाबला तो पार्टियों के बीच ही है और चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंकी है, ऐसे में कम उसको भी नहीं आंका जा सकता।
और फिलहाल जब इस तरह की तस्वीर बनती है तो मामला त्रिकोणीय हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में सिर्फ बात यह है कि यहाँ वोट बैंक है, मेरा मतलब है जैसे बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, कौन सी पार्टी अपने परंपरागत वोटों में सेंध मारने से रोक पाती है? मैं कह सकता हूँ अगर कोई भी पार्टी का प्रत्याशी अपने मूल वोट बैंक को भी अपने पक्ष में ला पाता है तो तय मानिए कि वो बहुत जीत के पास पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से खतरा तो ही है कि अपना मूल वोट बैंक कैसे संभले, वो कैसे अपने पास रहे। आप प्रयास तो ये भी कर रहे हैं कि आपके जो मूल वोट बैंक है उसके अलावा और वोट भी आप शामिल करें और वोट भी आप लें, लेकिन फिलहाल जो यहाँ के समीकरण बन रहे हैं, जो तमाम पूनम तस्वीर हम देख रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप और बाकी वोट तो कितना ले पाओगे, लेकिन आपका जो मूल वोट बैंक है, या मैं पिछले चुनाव 2 साल पहले हुए चुनाव की बात करूं, वो जो संख्या थी दलों की, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? तो ऐसे में अब चुनौती ये हो गई अपने मूल वोट बैंक को बनाए रखना। यही बात है पूनम, आपने देखा होगा तमाम समाजों को साधने के लिए अलग अलग समाज के नेताओं का जमावड़ा रहा। दोनों पार्टियों ने अलग अलग समाज के जो नेता है जो अपने वोट बैंक को साध सकते हैं उनको बुलाया। निर्दलीय ने भी अपनी ताकत को दिखाई, रोड शो किया, तमाम नेताओं को बुलाया। तो ऐसे में अब क्या है, समाजों को, छोटे समाजों को साधने की कवायद है, एक एक वोट पर ही लड़ाई आ गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया लाल सिंह जी आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, वोट पर जो है सभी की निगाहें, एक वोट के लिए यहाँ पर जो है कितनी जद्दोजहद की गई, पुरजोर कोशिश की गई, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने वोट बैंक को बचाने की। कहीं ना कहीं चुनौती जो है इन दोनों ही पार्टियों पर है, क्योंकि कम नहीं आंका जा सकता है निर्दलीय प्रत्याशी को। अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो वोट बैंक को बचाए रखना चुनौती और साख नाक और प्रतिष्ठा का ये चुनाव, इसलिए काफी जो है रोमांचक ये चुनाव हो चला है, काफी रोचक ये जो है चुनाव हो चला है और इसी पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि अभी इस समय जो है जनता को भांप पाना किसी के भी बस की बात नहीं है कि आखिरकार जनता के मन में चल के आ रहा है। कल जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में कैद होगा, जनता कैद करेगी। इसके बाद इंतजार रिजल्ट का होगा, परिणाम का होगा कि आखिरकार जनता जीत का सेहरा किसे पहनाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाली के तखतगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे क्षेत्र के दौरे पर। पीएचसी पावा, दुजाना और उप स्वास्थ्य केंद्र अणगौर के भवन का शिलान्यास करेंगे। 11 बजे शिलान्यास कार्यक्रम होना है। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी हैं। मुख्यमंत्री बजट से निर्मित सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सौगात जो है देने जा रहे हैं, उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री बजट से सड़कों को बनाया गया तो उन सड़कों का यहाँ पर उद्घाटन भी करेंगे मंत्री। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है शिलान्यास का। जब पहुंचेंगे मंत्री कुमावत और शिलान्यास करेंगे और साथ ही सड़कों का उद्घाटन यहां पर होना है। तो मंत्री जोराराम कुमावत क्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आज से जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से प्री टेस्ट यानी कि पूर्व परीक्षण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच ये पूरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। देश भर के चुनिंदा नमूना क्षेत्रों में ये आयोजित की जा रही है पूरी प्रक्रिया। देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू होगी। नागरिकों की जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। यहाँ पर प्री टेस्ट का उद्देश्य आगामी जनगणना की सटीकता का परीक्षण करना है। तो देश की पहली डिजिटल जनगणना आज से शुरू हो रही है। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। नागरिकों की जाति संबंधी जो है फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। प्री टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगामी जो जनगणना होनी है सटीकता से उसका परीक्षण हो सके। तो आज से जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट शुरू हो रहा है और ये पूरा प्रोसेस जो है 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाला है। प्री टेस्ट यानी कि पूर्व परीक्षण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच ये पूरा प्रोसेस जो है किया जाएगा। ये जो प्री टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। देश भर के चुनिंदा नमूना क्षेत्रों में ये प्री टेस्ट जो है आयोजित की गई है, पूर्व परीक्षण आयोजित किया गया है। देश की पहली डिजिटल जनगणना
शुरू होगी, जो कि 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये किया जाएगा पूरा प्रोसेस। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर के लिए घूस लेते दलाल को पकड़ा है। एसीबी ने दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 3 लाख रुपए की मांगी गई थी घूस। इंस्पेक्टर हितेश कुमार हुआ मौके से फरार। एएसपी मुकुल शर्मा ने दिया इस कार्रवाई को अंजाम। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा। 3 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसमें पहली किस्त जो है 20,000 रुपए दी जा रही थी और इसी दौरान एसीबी टीम ने धर दबोचा है। इंस्पेक्टर हितेश कुमार मौके से फरार हो गए। तलाश जारी। एएसपी मुकुल शर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। आज से शहरों में अफसरों की सरकार। आज से लागू हुआ एक शहर एक नगर निगम का मॉडल। अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में होगा सिर्फ एक नगर निगम। 6 साल बाद खत्म हुआ नगर निगम विभाजन का दौर। 3 शहरों के निगमों में अब प्रशासक के हाथ में है कमान। संभागीय आयुक्त को दी गई है कमान। जब तक चुनाव नहीं तब तक संभागीय आयुक्त ही संभालेंगे कमान। फरवरी 2026 तक सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना है। कोटा में संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया प्रशासक की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं जोधपुर की बात की जाए तो संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी निभाती नजर आएंगी। वहीं जयपुर की बात की जाए तो यहां पर जयपुर में संभागीय आयुक्त पूनम प्रशासक के तौर पर जिम्मा संभालेंगी। तो जब तक चुनाव नहीं तब तक संभागीय आयुक्त कमान संभालेंगे। फरवरी 2026 तक सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना है। कोटा में संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया प्रशासक की जिम्मेदारी निभाएंगे। जयपुर की अगर बात की जाए तो संभागीय आयुक्त पूनम प्रशासक के तौर पर जिम्मा संभालेंगे। जोधपुर में प्रतिभा सिंह प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगी। आज से शहरों में अफसरों की सरकार है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, आज से शहरों में अफसरों की सरकार है, क्या कुछ जानकारी? पूनम देखिए, आज से नगर निगम का कल जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया। सॉरी, आज से जो है पूरी तरीके से अफसर जो है वो नगर निगमों को जो है वो देखभाल करते हुए या फिर उनको संभालते हुए जो है वो नजर आएंगे। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर 2 नगर निगम थे, जिनको आज जो है समाहित करके एक नगर निगम बना दिया है, जिसकी जो है पूरा इंचार्ज जो है वो संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम है मैडम, उनके पास रहेगा। उसके अलावा तमाम जो नगर निगम है उनके सारा की सारा चार्ज जो है वो अब जो है प्रशासनिक जो है उन लोगों के पास चला जाएगा। जो भी फैसले लेने होंगे, पहले जो पार्षद और उसके अलावा मेयर लोग जो है वो फैसले लिया करते थे, विकास के कार्य करवाया करते थे, वो अब फैसले प्रशासनिक जो लोग हैं वो यहाँ पर लेंगे। उसके अलावा पूरी तरीके से अफसर जो हैं वो यहाँ पर नगर निगम के अलग अलग जोन को जो है वो यहाँ पर संभालते हुए, हालांकि देखिए पहले भी अफसर ही संभालते थे, मगर उनके ऊपर जो है वो जनप्रतिनिधि जो है वो पार्षद गण होते थे, उसके अलावा मेयर होते थे। मगर अब जो है वो पूरी तरीके से नगर निगमों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब नगर निगमों को अफसर जो है वो यहाँ पर चलाते हुए नजर आएंगे। पूनम जी, शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर से खबर, जहां रेनवाल में यूरिया खाद सेवन से किसान के 5 गौवंश की मौत हो गई है। फसल के लिए खुले में रखा हुआ था यूरिया खाद, बाड़े में बंधे मवेशियों ने किया खाद का सेवन। पार्षद महेंद्र सुल्तानिया ने पशु चिकित्सकों की टीम को दी सूचना। मृत गौवंश का किया जाएगा पोस्टमार्टम। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के रामपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो यूरिया खाद का सेवन करने से बाड़े में बंधे हुए मवेशियों की मौत हो गई है। 5 गौवंश
की मौत हुई है। पार्षद महेंद्र सुल्तानिया ने पशु चिकित्सकों की टीम को इसकी सूचना दी। मृत गौवंश का पोस्टमार्टम किया जाना है। देखिए, यूरिया खाद का सेवन करने से 5 गौवंश की मौत हो चुकी है। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के रामपुरा गांव की ये घटना है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डीडवाना की, जहां कस्टोडियन जमीनों को सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटन करने का विरोध किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पर आज से शुरू होगा अनिश्चितकालीन महापड़ाव। अखिल भारतीय किसान सभा माकपा और कांग्रेस करेगी महापड़ाव। कामरेड भागीरथ यादव के नेतृत्व में महापड़ाव शुरू होगा। लाडनू विधायक मुकेश भाकर भी इस महापड़ाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कस्टोडियन जमीनों के आवंटन रद्द करवाना मुख्य मांग है। किसान सभा के आह्वान पर महापड़ाव में सैकड़ों की संख्या में किसान जुटेंगे। अनेक किसान नेता भी इस महापड़ाव में शामिल होने वाले हैं। कामरेड भागीरथ यादव के नेतृत्व में ये पूरा महापड़ाव होने जा रहा है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर भी इस महापड़ाव में शामिल होने वाले हैं। कस्टोडियन जमीनों का आवंटन रद्द करवाना मुख्य मांग इनकी तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर महापड़ाव का आयोजन किसान सभा के आह्वान पर महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित होने वाले, इकट्ठा होने वाले हैं। अनेक किसान नेता भी इस महापड़ाव में शामिल होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। डीडवाना से यह खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान जुटेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर कस्टोडियन जमीनों को सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटन किया गया है, उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे इस महापड़ाव के जरिए। जिला कलेक्ट्रेट पर आज से शुरू होना है अनिश्चितकालीन महापड़ाव। अखिल भारतीय किसान सभा माकपा और कांग्रेस महापड़ाव करने जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान भी जुटेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात फतेहपुर की, जहां सर्दी का सितम जारी है। सप्ताह रात का तापमान 5 डिग्री के करीब रहेगा। मौसम शुष्क होने के साथ रविवार को भी सर्दी का असर बढ़ा रहा। कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री रहा। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और रात का पारा 5 डिग्री के करीब रहने की भी संभावना जताई गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक प्रिया झारड़िया के अनुसार इस तरह के मौसम में गेहूं की बुवाई के लिए आदर्श परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे कि फसलों का जल्दी अंकुरण होगा और बढ़वार भी अच्छी होगी। तो फिलहाल जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। कृषि विभाग ने गेहूं की बुवाई के लिए अनुकूल मौसम बताया है। तो फतेहपुर की तस्वीरें देखिए, मौसम का मिजाज जो है बदलाव, मौसम शुष्क रहा और इस सप्ताह भी रात का तापमान 5 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। तो फतेहपुर में मौसम शुष्क रहा है। इस सप्ताह रात का तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। टोंक के पीपलू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौलत सागर बांध की दीवार में बड़ा छेद, मिट्टी धंसने से दीवार में हुआ बड़ा नुकसान। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जौला, दौलतपुरा और हाड़ी कलां के किसान घटनास्थल पर पहुंचे। किसानों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे कोई भी अधिकारी। ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बांध की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जौला, दौलतपुरा और हाड़ी कलां के किसान घटनास्थल पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीवार को नुकसान पहुंचा, इसको लेकर कई गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। किसानों ने अधिकारियों को सूचना दी। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हो, कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। देखिए, अभी भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। सूचना दे दी गई है, उसके बावजूद भी अधिकारियों का ना पहुंचना इसी और इशारा करता है कि अधिकारी कितने लापरवाह हैं। टोंक के पीपलू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांध की सुरक्षा पर यहां पर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दौलत सागर बांध की दीवार में बड़ा छेद हुआ है, दीवार को नुकसान पहुंचा है। मिट्टी धंसने से दीवार को नुकसान पहुंचा है और इसकी जानकारी वहां मौजूद जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इसकी सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं।
ग्रामीणों की भीड़ जरूर मौके पर इकट्ठा हो गई है, लेकिन जिनको आना चाहिए, अधिकारियों को आना चाहिए, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बढ़ेंगे आगे बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा मामला जोधपुर तक जा पहुंचा है। टिप्पणी के विरोध का ये मामला जो है अब जोधपुर में भी गूंज रहा है। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का लगातार विरोध देखिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये मामला जब जोधपुर में भी पहुंचा तो जोधपुर में भी विरोध के स्वर उठे। सिंधु सेना जोधपुर महानगर और समस्त सिंधी समाज ने फैसला लिया है, आज काले कपड़े पहनकर गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान में एकत्रित होकर सिंधी समाज के लोग सरदारपुरा और उदय मंदिर पुलिस थाना टीम एहतियात के तौर पर वहां पर मौजूद रहेगी। तो देखिए विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और न सिर्फ जो है एक शहर एक राज्य बल्कि अब ये अलग अलग राज्यों तक मामला जो है पहुंच रहा है और सिंधी समाज के लोग एक सुर में विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल ने जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की, अब ये मामला छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।